हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत या हम कह सकते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल तथा मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। सबसे पहले हम देखते हैं रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत। रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत जो है किसी एक अर्थशास्त्री की देन नहीं है। इसको अलग-अलग अर्थशास्त्रियों ने दिया है, जैसे कि इसके अंदर परंपरावादी अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, रिकार्डो, कार्ल मार्क्स, जेबी से और उसी तरह नव परंपरावादी अर्थशास्त्र जैसे मार्शल तथा पिगू की देन है। परंपरावादी सिद्धांत के मुताबिक जो पूर्ण रोजगार है एक सामान्य स्थिति है। यहाँ पे जो संतुलन होता है वो पूर्ण रोजगार की अवस्था पे होता है। ये जो नियम है ये बाजार नियम के ऊपर आधारित है कि पूर्ति अपनी मांग का निर्माण खुद करती है और उसी तरह लोचशील मजदूरी, कीमतें तथा ब्याज की दर है। इसका मतलब है कि सब कुछ जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक फोर्सेस के द्वारा बैलेंस संतुलन में आ जाता है। इसके अंदर सरकार को कोई भी हस्तक्षेप करने की नहीं आवश्यकता पड़ती। सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। और उसी तरह क्या होता है कि पूर्ण रोजगार एक सामान्य अवस्था है। अगर बेरोजगारी पाई भी जाती है तो वो थोड़ी देर के लिए रहती है, क्योंकि बेरोजगारी की अवस्था में आर्थिक शक्तियां खुद ब खुद इस प्रकार का परिवर्तन आ जाता है कि जिसके अंदर बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। जैसे बेरोजगारी की अवस्था है तो उसके अंदर क्या होगा, मांग जो मजदूर है उसकी सप्लाई पूर्ति ज्यादा है, मांग कम है, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनकी मजदूरी कम हो जाएगी। मजदूरी कम होने पर क्या होगा कि जो उत्पादक है वो ज़्यादा मजदूरी की माँग करेंगे, तो मजदूरी की माँग बढ़ जाएगी और कुल माँग तथा कुल पूर्ति एक-दूसरे के बराबर हो जाएँगे और बेरोज़गारी खत्म हो जाएगी और पूर्ण रोज़गार की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। अब हम देखते हैं पूर्ण रोज़गार का मतलब क्या है? आम बोलचाल की भाषा के अंदर होता है कि श्रम की माँग तथा पूर्ति बराबर है। लेकिन पूर्ण रोजगार वो अवस्था है जिसके अंदर जो मजदूरी की वर्तमान दर चल रही है और उस पे जो लोग काम करना चाहते हैं, योग्य हैं, इच्छुक हैं, उनको बिना किसी कठिनाई के काम प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे जो लोग अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाहते वो बेरोजगार होते हैं। तो पूर्ण रोजगार वो अवस्था होती है जिसमें हर व्यक्ति जो काम करना चाहता है उसको काम मिल रहा है। इसके अंदर जो संघर्षात्मक और संरचनात्मक बेरोजगारी है वो थोड़ी देर के लिए पाई जाती है। पूर्ण रोजगार की स्थिति का ये मतलब नहीं होता है कि शून्य बेरोजगारी है। इसके अंदर भी क्या होता है, बेरोजगारी हो सकती है जो कि संघर्षात्मक हो सकती है, सीजनल हो सकती है, संरचनात्मक हो सकती है, ऐच्छिक अपनी मर्जी से हम बेरोजगार हो सकते हैं। और जो क्लासिकल थ्योरी है, जो परंपरावादी थ्योरी है, ये कुछ मान्यताओं के ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर क्या है कि जो हर एक मनुष्य जो है वो सोच समझ के काम करता है, जो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है और अर्थव्यवस्था के अंदर हम ये मानते हैं कि वो पूर्ण प्रतियोगिता है। उत्पादन की तकनीक तथा व्यवसाय के संगठन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। मुद्रा जो है केवल लेन-देन का काम ही करती है। इसका मतलब है कि मुद्रा एक आवरण है, विनिमय का माध्यम का साधन है, जिसका मतलब होता है कि मुद्रा को हम चीज़ें खरीदने और बेचने के लिए यूज़ कर सकते हैं, मुद्रा को हम स्टोर नहीं कर सकते। मज़दूरी, ब्याज की दर तथा वस्तुओं की कीमत जो होती है, लोचशील होती है। इसी तरह जो अर्थव्यवस्था होती है, ये बंद अर्थव्यवस्था होती है। इसके अंदर क्या होता है कि विदेशी व्यापार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और उसी तरह क्या होता है कि मौद्रिक तथा वास्तविक मजदूरी दर के अंदर सीधा संबंध होता है। जिस रेशो में हमारी मौद्रिक मजदूरी बढ़ती है, उसी रेशो के अंदर क्या होता है, वास्तविक मजदूरी बढ़ती है। वास्तविक मजदूरी होती है खरीदने की क्षमता।
कि कितना जैसे मौद्रिक मज़दूरी को जब हम प्राइस लेवल से डिवाइड कर देते हैं, तो वो वास्तविक मज़दूरी आ जाती है। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि जो मौद्रिक तथा वास्तविक मज़दूरी है, उसके अंदर सीधा संबंध है और बचत तथा निवेश जो होते हैं, एक-दूसरे के बराबर होते हैं। अगर उनमें असमानता होती है, तो ब्याज की दर इस ढंग से परिवर्तित होती है, वो दोनों एक-दूसरे के बराबर हो जाते हैं। उसी तरह एक घटते सीमांत प्रतिफल का नियम जो है लागू होता है। तो अब हम देखते हैं कि उत्पादन तथा रोजगार का निर्धारण किस तरह से होता है। देखो, उत्पादन तथा रोजगार का निर्धारण उत्पादन फल तथा श्रम की और मांग की पूर्ति के संतुलन के द्वारा किया जाता है। हमें पता है कि जो उत्पादन है वो जो है भूमि, एल जो है वो भूमि है, के जो है वो पूंजी है, एन जो है वो रोजगार है और टी जो है टेक्नीक है। तो अल्पकाल के अंदर हमारी जो पूंजी होती है, भूमि होती है, तकनीक होती है, वो स्थिर रहते हैं। तो जो हमारा उत्पादन है, उत्पादन की मात्रा जो है वो रोजगार के स्तर पर निर्भर करती है। इस तरह हम देखते हैं कि जैसे शुरू के अंदर ये हमारा जो है उत्पादन वक्र है, ये यहाँ पे जाके क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग घटता प्रतिफल नियम लागू होता है। तो शुरू में क्या होता है कि जैसे-जैसे रोज़गार बढ़ता है, तो प्रोडक्शन भी उसी तरह ही बढ़ता है। फिर एक सीमा के बाद क्या होता है कि अ, श्रम जो है, जो रोज़गार है वो ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन प्रोडक्शन उस मात्रा के अंदर नहीं बढ़ती। तो उसी तरह हम देखते हैं कि जो हमारा रोजगार है वो डिपेंड करता है डिमांड पर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर। अर्थव्यवस्था में उत्पादन जो है, श्रम की मांग जो है, क्योंकि उसके अंदर जो है उत्पादिता होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो है उसकी डिमांड करता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। मांग उस सीमा तक की जाती है जहाँ पे उसकी मजदूरी तथा सीमांत उत्पादिता एक दूसरे के बराबर हो जाती है। जो श्रम है उसकी उत्पादिता के कारण उसको डिमांड किया जाता है। तो उस लेवल तक उसको माँगा जाता है जहाँ पे क्या होता है कि उसकी जो मज़दूरी होती है उसकी सीमांत उत्पादिता के बराबर हो जाती है। तो W अपॉन P जो है दैट इज़ द वास्तविक मज़दूरी व्हिच इज़ इक्वल टू उसकी सीमांत उत्पादिता। तो वहाँ तक उसकी माँग जो है की जाती है। उसी तरह हम देखते हैं कि जो मज़दूरी की माँग है, जो श्रम की माँग है, वो उसकी वास्तविक मज़दूरी का ऊपर डिपेंड करती है। वास्तविक मज़दूरी कम हो जाती है, तो माँग बढ़ जाती है। वास्तविक मज़दूरी के बढ़ जाने पर उसकी माँग कम हो जाती है। इस तरह से मज़दूरी और डिमांड फॉर लेबर के अंदर जो है वो जो है उल्टा संबंध होता है और इसी वज़ह से जो श्रम का माँग वक्र होता है, उसकी शेप इस तरह से होती है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आती है। कि मज़दूरी बढ़ने पे उसकी माँग कम हो जाएगी और मज़दूरी कम होने पे उसकी माँग बढ़ जाएगी। और उसी तरह जो श्रम की पूर्ति है, वो संख्या से है जो वास्तविक मज़दूरी की निश्चित दर पर काम करने को तैयार होते हैं। और यहाँ पे इनका सीधा संबंध होता है, तो श्रम की पूर्ति जो है, इसका जो वक्र होता है ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो जब वास्तविक मज़दूरी बढ़ जाती है, तो इसकी भी पूर्ति जो ज़्यादा लेबर है वो काम करने को तैयार होती है। इसी तरह मज़दूरी कम हो जाती है तो एक कम पूर्ति होती है। तो माँग का उल्टा संबंध है और पूर्ति का सीधा संबंध है और संतुलन वहाँ पे होता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक-दूसरे के बराबर होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा जो है संतुलित वेज रेट है, डिमांड फॉर सप्लाई जो है एक-दूसरे के बराबर है और उसी तरह क्या है कि इतने लोगों को जो है रोज़गार मिलता है। इसी तरह रोज़गार संबंधी परंपरावादी सिद्धांत की व्याख्या जो है मजदूरी, ब्याज तथा कीमत की लोचशीलता। इसका मतलब होता है कि जैसे लोचशीलता का मतलब होता है कि जो भी संतुलन आता है, उसके अंदर माँग और पूर्ति के अंदर जो है इस तरह से परिवर्तन आता है कि अर्थव्यवस्था में अपने आप संतुलन आ जाता है। लोचशीलता का मतलब होता है कि माँग और पूर्ति में कितनी भी कमी या वृद्धि हो सकती है। यदि किसी अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोज़गारी पाई जाती है,
तो माँग और पूर्ति के अंदर इस तरह से परिवर्तन होता है कि जिसके कारण उत्पादन बढ़ जाता है तथा पूर्ण रोज़गार की स्थिति प्राप्त हो जाती है। अगर जैसे बेरोज़गारी पाई जाती है तो इसका मतलब होता है कि मज़दूरों की जो माँग है वो कम है, उसकी सप्लाई ज़्यादा है, तो उनकी मज़दूरी कम हो जाएगी। मज़दूरी कम होने पे क्या होगा, तो जो उत्पादक है वो ज़्यादा मज़दूरों की माँग करेंगे। ज़्यादा मज़दूरों की माँग करेंगे तो जो है माँग और पूर्ति एक-दूसरे के बराबर हो जाते हैं और तथा पूर्ण रोज़गार की स्थिति हो जाती है। मज़दूरी की दर जो है श्रम बाज़ार निर्धारित करती है। मज़दूरी की माँग तथा पूर्ति वास्तविक मज़दूरी पर निर्भर करती है। वास्तविक मज़दूरी क्या होती है कि जो हमें मज़दूरी मौद्रिक रूप में मिलती है, उसको अगर हम कीमत के साथ जो है डिवाइड कर दें, तो वो हमारी वास्तविक मज़दूरी होती है, जो खरीदने की क्षमता को प्रकट करती है। अगर अर्थव्यवस्था में बेरोज़गारी पाई जाती है, तो इट्स मीन कि मज़दूरों की माँग ज़्यादा है, नकद मज़दूरी कम हो जाती है। परंतु अगर हमारा जो कीमत लेवल है, वो कांस्टेंट रहता है, तो नकद मज़दूरी कम होने के कारण वास्तविक मज़दूरी भी कम हो जाती है। और वास्तविक मज़दूरी कम होने पर मज़दूरों की माँग बढ़ जाती है और पूर्ण रोज़गार की अवस्था जो है, बराबर हो जाती है। और जिसके अंदर हमारी एग्रीगेट डिमांड, कुल माँग, कुल पूर्ति के बराबर हो जाती है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो श्रम की माँग है, वो वास्तविक मज़दूरी का घटता हुआ फलन है, जिसका अर्थ होता है कि अगर वास्तविक मज़दूरी घटती है, तो लेबर की डिमांड ज़्यादा है, अगर वास्तविक मज़दूरी बढ़ती है, तो लेबर की डिमांड कम है। उसी तरह जो श्रम की पूर्ति है, यहाँ पे आप जो श्रम की सप्लाई है, वो वास्तविक मज़दूरी का बढ़ता हुआ फलन है, कि अगर वास्तविक मज़दूरी बढ़ेगी, तो श्रम की पूर्ति भी बढ़ जाएगी और अगर वास्तविक मज़दूरी कम होएगी, तो श्रम की पूर्ति भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारी जो है डिमांड है, जो हमें बताती है कि जो डिमांड कर्व है, वो जो है नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आता है और ये हमारी सप्लाई। तो यहाँ पे हमारा ये जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक-दूसरे के बराबर होते हैं, तो ये हमारा वेज रेट जो है डिटरमाइन हो जाता है। मान लो अब क्या होता है कि किसी कारणवश वेज रेट बढ़ जाता है, ये हमारा वेज रेट हो जाता है, आर हो जाता है। तो उसमें हम देखते हैं कि जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो ज़्यादा है और डिमांड फॉर लेबर कम है, तो अपने आप क्या होता है कि वेज रेट कम होके इतना हो जाएगा। और उसी तरह किसी कारणवश क्या होता है कि वेज रेट कम हो जाता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो डिमांड है वो ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो यहाँ पे ऑटोमैटिक जो है वो जो है वो मतलब संतुलन जो हमारा वेज रेट है उसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में अगर असंतुलन होता है, तो जो डिमांड और सप्लाई है वो उसके अंदर इस तरह से परिवर्तन होता है कि अपने आप जो है वो संतुलन स्थापित हो जाता है। और उसी तरह हम देखते हैं सेज लॉ ऑफ मार्केट, जो क्योंकि ये जो हमारा परंपरावादी सिद्धांत है, ये से के बाजार नियम के ऊपर आधारित है कि पूर्ति अपनी मांग का निर्माण खुद करती है। ये निर्माता जो है अपनी वस्तु को बना के जब वो बाजार में लेके आता है, तो या तो वो खुद के लिए बनाता है या वो इसलिए बनाता है ताकि उसको देके वो दूसरी वस्तुएँ तथा सेवाओं को प्राप्त कर सके। उसी तरह क्या होता है कि जब वो माल का उत्पादन करता है, तो उत्पाद जो भी उसको राशि मिलती है, वो उत्पादन के साधनों को मज़दूरी के रूप में, किराए के रूप में, लाभ के रूप में, ब्याज के रूप में दे देता है। और ये पैसा जो होता है उत्पादन के साधनों की इनकम हो जाती है और वो बाज़ार के अंदर जाके माँग करते हैं। जैसे-जैसे पूर्ति बढ़ती या घटती है, वैसे ही उत्पादित कार्यों की कर शक्ति भी बढ़ती है, क्योंकि अगर पूर्ति बढ़ती है, तो उनको उतनी ही आमदन बढ़ती है, अगर घटती है, तो उतनी ही आमदन घटती है। तो इस तरह से पूर्ति अपनी माँग का निर्माण खुद ही करती है। इसी तरह क्या होता है कि माँग बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। माँग और पूर्ति एक-दूसरे के बराबर होते हैं। अगर मौद्रिक अर्थव्यवस्था है, तो सारी आय जो होती है, भोग पे नहीं लगाता, उसका कुछ भाग जो है, वो बचाता भी है। और जो वो बचाता है उसको वो निवेश के अंदर कर देता है। तो यहाँ पे हम ये भी मानते हैं कि बचत और निवेश एक-दूसरे के बराबर होते हैं। अगर मान लो बचत और निवेश एक-दूसरे के बराबर नहीं है, तो ब्याज की दर में इस ढंग से परिवर्तन होगा कि ब्याज तथा निवेश जो है बराबर हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो बचतें ज़्यादा हैं, निवेश कम है, तो ब्याज की दर कम हो जाएगी, जिसके अंदर क्या होगा कि उत्पादक ज़्यादा निवेश करेंगे और वो निवेश तब तक करते रहेंगे जब तक कि सेविंग और निवेश एक-दूसरे के बराबर नहीं हो जाता।
और बाजार में खुद ब खुद संतुलन स्थापित हो जाता है और पूर्ण रोजगार की जो स्थिति है उसको कायम रख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है ये जो ब्याज की दर है उसके साथ इसका उल्टा संबंध है। कम ब्याज की दर है तो ज्यादा निवेश होगा और अगर ज्यादा ब्याज की दर है तो कम निवेश होगा। तो कम ब्याज की दर पे ज्यादा निवेश होगा और ज्यादा ब्याज पे कम निवेश होगा। और उसी तरह जो सेविंग है इसका ब्याज की दर के साथ सीधा संबंध है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊंचा होगा तो ज्यादा सेविंग होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो सेविंग कम होगी। और इसलिए यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। अर्थव्यवस्था के अंदर भी मौद्रिक अर्थव्यवस्था में कुल पूर्ति तथा कुल मांग एक दूसरे के बराबर होते हैं। जो एग्रीगेट डिमांड होती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, कंजम्पशन भोग तथा निवेश। और वो के जो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसी तरह हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं ओएक्स पे हमने लिया है सेविंग और इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है। तो ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई है। जहां पे एक दूसरे को ये कट करते हैं वहां पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, संतुलित रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन हो जाता है। अगर मान लो किसी कारणवश रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो वहां पे हम देखते हैं कि सेविंग ज्यादा है और निवेश की डिमांड कम है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सेविंग तो इतनी है और जो इन्वेस्टमेंट की डिमांड है वो कम है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा और वो बराबर ओआर के हो जाएगा। और इसी किसी कारणवश क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम हो जाता है, तो वहां पे हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट की डिमांड ज्यादा है और सेविंग कम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बढ़ के ओआर के बराबर हो जाएगा। इस तरह से अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है कि अगर असंतुलन होता है तो डिमांड और सप्लाई इस ढंग से परिवर्तन आता है कि अपने आप जो है संतुलन स्थापित हो जाता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कीमत स्तर की लोचशूलता या मुद्रा बाजार में संतुलन। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में कुल पूर्ति उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। मुद्रा की मांग जो होती है, जैसे हम चीजों को खरीदते और बेचते हैं, ट्रांजैक्शन मोटिव के काम आती है। मुद्रा की मात्रा बढ़ने पे कुल मांग बढ़ती है तथा मुद्रा की मात्रा कम होने पर कुल मांग कम होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि देखो, जो यहाँ पे एग्रीगेट जो सप्लाई है वो इस तरह से क्या होता है, कांस्टेंट होती है, उसको हम बढ़ा और घटा नहीं सकते। तो जो एग्रीगेट डिमांड होती है उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो मुद्रा की मात्रा जब बढ़ जाती है तो कुल मांग बढ़ जाती है, मुद्रा की मात्रा कम होने पर कुल मांग कम हो जाती है। तो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की अगर संतुलन बनाए रखना है तो कुल पूर्ति तथा कुल मांग जो है एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। परंपरावादी अर्थशास्त्र ने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दी है, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत दिया है। उन्होंने कहा है कि जो मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है उसके कारण कीमत स्तर में परिवर्तन होता है, लेकिन इसका उत्पादन तथा रोजगार के स्तर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये जो संबंध है वो जो कीमत स्तर के ऊपर प्रबंध है वो एक पक्षी एक साइडेड है। कीमत स्तर के अंदर जो बढ़ता या घटता है वो मुद्रा की मात्रा को परिवर्तन नहीं करता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एमवी जो है दैट इज इक्वल टू पीटी। एम जो है सप्लाई ऑफ मनी है। उसी तरह जो वी है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ मनी। एम जो है मुद्रा की पूर्ति है, वी जो है उसकी चलन गति है। इसका मतलब होता है कि जैसे एक मतलब जैसे हम पैसे एक हाथ से दूसरे हाथ जाते हैं तो वो एक वर्ष में कितनी बार विनिमय के माध्यम के रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं। टी जो है कीमत स्तर है, प्राइस लेवल है। टी जो है व्यापारिक सौदे हैं। तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा जो है क्या कहते हैं, वी जो है, वी जो है, टी जो है, चलन गति जो है, व्यापारिक सौदे जो है कांस्टेंट रहते हैं। और यहाँ पे हमारी जो बेसिकली मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर का जो संबंध है एक ही पक्षीय है। मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर संबंधी एक ही वन साइडेड है। मुद्रा की मात्रा में जो परिवर्तन होते हैं उसका कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ता है, परंतु कीमत स्तर के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उसका मुद्रा की मात्रा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने के कारण केवल कम कीमत स्तर के अंदर ही परिवर्तन आता है, लेकिन इसका उत्पादन तथा रोजगार की मात्रा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरह से क्या होता है कि मुद्रा की मात्रा जब बढ़ती है तो कीमत स्तर बढ़ता है।
मुद्रा की मात्रा कम होती है तो कीमत स्तर कम होता है। और उसी तरह क्या होता है कि जब मुद्रा की मात्रा के अंदर परिवर्तन आता है, कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन का रोजगार तथा उत्पादन की मात्रा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि मनी जो है एक मनी आवरण का काम करती है, मुद्रा लेन-देन का काम करती है, मुद्रा को हम स्टोर नहीं कर सकते। तो संतुलन की स्थिति के अंदर कुल पूर्ति तथा कुल मांग एक दूसरे के बराबर नहीं है। अगर वो बराबर नहीं है, तो अर्थव्यवस्था में संतुलन पाया जाता है। इस प्रकार स्थिति में कीमत स्तर में परिवर्तन आता है जो दोनों के अंदर जो है संतुलन स्थापित करता है। तो इस डायग्राम को कंप्लीट डायग्राम मैंने अगली लास्ट में दिया है। पहले हम इसको समझेंगे, फिर उसके बाद जो है आपने वहाँ पे कंप्लीट डायग्राम बना देना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डायग्राम बनाना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि देखो ओवाई पे हम प्राइस लेवल लेते हैं, ओएक्स पे हम आउटपुट लेवल लेते हैं। तो ये हमारा क्या है एग्रीगेट सप्लाई है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है, ये वाला एक तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा जो है एग्रीगेट डिमांड है। यहाँ पे हमारा जो है प्राइस लेवल निर्धारित होता है। उसके बाद क्या होता है कि किसी कारणवश क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से क्या होता है कि देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है, अब आउटपुट जो है इतना ही जो है चल रहा है, इतनी ही डिमांड है। तो ये जो व्यापारी होते हैं, इन लोगों के पास इतना माल जो है फालतू बच जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है पहले से कम हो गया है। कम होने की वजह से क्या हो गया कि लोगों के पास माल ज़्यादा बच गया। माल ज़्यादा बच गया क्योंकि ये देखो ना इतना जो चीज़ें हैं वो उनके पास सरप्लस में है। तो उसके कारण क्या होगा कि प्राइस लेवल जो है पी से P1 हो जाएगा। तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारी एग्रीगेट सप्लाई जो है एक दूसरे के बराबर हो जाएगी क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं वो जो है काम छोड़ के ऐसी दूसरी चीज़ों में चले जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है। इस तरह से क्या होता है कि प्राइस लेवल हमारा कम हो जाता है, तो अब हमारा क्या होता है कि संतुलन जो है सी बिंदु पे होता है क्योंकि जब कीमतें कम होती हैं तो माँग बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो संतुलन बिंदु है वो सी के अंदर आ जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं ना कि जैसे पहले क्या हुआ था कि हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, तो जो उत्पादक थे उनके पास काफ़ी माल बच गया था जिसकी वजह से क्या हुआ कि प्राइस लेवल कम हो गया। प्राइस लेवल कम होने की वजह से क्या हुआ कि डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई तो हमारा जो संतुलन है क्योंकि यहाँ से प्राइस पी से P1 हो गया और संतुलन जो है सी बिंदु पे एस्टेब्लिश हो गया। तो अब हम देखते हैं कि अगर किसी कारणवश डिमांड हमारी बढ़ जाती है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डिमांड हमारी बढ़ गई है, लेकिन सप्लाई हमारी उतनी ही रहती है। तो अब हम इतनी जो है डिमांड कर रहे हैं, तो अब हम देखते हैं कि जब हमारी डिमांड बढ़ जाती है बट सप्लाई को हम बढ़ा नहीं सकते, तो उस सिचुएशन के अंदर बैलेंस किस तरह से होता है? उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि प्राइस बढ़ जाती है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइस जो है हमारी P2 हो गई है। और उसके अंदर क्या होता है कि प्राइस बढ़ जाने से क्या होता है कि डिमांड कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ई बिंदु के अंदर जो है संतुलन स्थापित हो जाता है। तो अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार की जो स्थिति है वो पैदा हो जाती है। तो इस तरह से फाइनली आपने ये डायग्राम बना देना है जिसके अंदर बताना है कि पहले इक्विलिब्रियम की पोजीशन ए होती है, फिर उसके बाद क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है तो अर्थव्यवस्था में प्राइस कम हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है कि मांग बढ़ जाती है और सी बिंदु पे संतुलन पैदा होता है। फिर क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है तो असंतुलन पैदा हो जाता है। तो वहां पे क्या होता है कि प्राइस लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से अगेन जो संतुलन है वो ई बिंदु पे स्थापित हो जाता है। इसी तरह क्लासिकल जो थ्योरी है इसका केन्स ने काफी क्रिटिसिज्म किया कि ये जो थ्योरी है काफ़ी सारी अ, ऐसी चीज़ों के ऊपर आधारित है जो कि सही नहीं है। जैसे से कि बाज़ार नियम के अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं, कि पूर्ति अपनी माँग का निर्माण खुद करती है और सेविंग जो होती है निवेश के बराबर होती है। क्योंकि केन्स का ये मानना है कि आय के अंदर जितनी वृद्धि होती है, उपभोग के अंदर उतनी वृद्धि नहीं होती और सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक-दूसरे के बराबर नहीं होते।
और उसी तरह जब हम नकद मज़दूरी को कटौती करते हैं, तो इनकम भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाज़ार के अंदर माँग भी कम हो जाती है तथा रोज़गार को हम बढ़ा नहीं सकते। और इसने कहा था कि पूर्ण रोज़गार जो है एक सामान्य स्थिति है, जबकि केन्स का ये मानना है कि अल्पकाल बेरोज़गार के अंदर भी संतुलन की पॉसिबिलिटी है। अर्थव्यवस्था के अंदर सब कुछ ऑटोमैटिक फोर्सेस के द्वारा नहीं होता, सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। मुद्रा एक आवरण मात्र नहीं है, मुद्रा को हम स्टोर भी कर सकते हैं और ये सिर्फ़ लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको अध्ययन करता है, जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका अध्ययन नहीं करता। बचत तथा निवेश जो है ब्याज के ऊपर डिपेंड नहीं करते, बचत इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, निवेश ब्याज की दर तथा उसकी एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे सेज ने एक विशिष्ट स्थिति का अवलोकन किया, एक विशेष इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को स्टडी किया, उसके जो रिज़ल्ट निकले उसको पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर लगा दिया, जो कि गलत बात है।